A very good morning to all my dear students. I hope आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। देखिए, हम शुरू कर रहे हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की कुछ केस स्टडीज। कल हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के एडवांटेजेस पढ़े थे, उनको कंप्लीट किया था, राइट। और आज हम उसी से रिलेटेड कुछ केस स्टडीज डिस्कस करके अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हैव अ लुक ऑन क्वेश्चन नंबर 1. Ram was given a task by his superior to prepare a plan in 15 days. 15 days में उसको plan बनाना था. He asked two of his subordinates to work upon two aspects of his task. One of the subordinate met with an accident and could not complete his work. Who is answerable for the task? जल्दी से with reason आपको बताना है. ये बोल रहे हैं राम को उसके सुपीरियर ने एक टास्क दिया था, राम ने अपना वर्क आगे डेलीगेट कर दिया विद टू ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स, और अब एक सबऑर्डिनेट वर्क नहीं कर पाया। एट लास्ट प्लान नहीं बना। अब आपको बोलना है कौन आंसरेबल है। यस, वेरी गुड। यस वाहिनी। मैम, राम इज अकाउंटेबल। राम इज अकाउंटेबल। ओके उशान, टेल अस व्हाई राम इज अकाउंटेबल। मैम क्योंकि उसके अंडर में वो दो सुपीरियर्स काम कर रहे थे, अगर वो नहीं कर पाए तो मैम राम जो होएगा ऊपर उसके, राम ही उस पर अकाउंटेबल होएगा ना। राम ही अकाउंटेबल है क्योंकि मेन ड्यूटी तो राम की थी। It was Ram's responsibility to cross-check the work of subordinates, to cross-check whether the subordinates are doing work properly or not, right? तो main accountability राम की ही रहेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, this is related with principle of abdication of नहीं, absoluteness of accountability, absoluteness of accountability हमने पढ़ा है। अब ये क्वेश्चन चेंज करके भी दे सकते हैं आपको। अब आपको पूछ लेंगे ये क्वेश्चन दे दिया वर्क तक, और फिर आपको कह दिया इन दिस सिचुएशन राम विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द नॉन कंप्लीशन ऑफ वर्क, आइडेंटिफाई द रिलेटेड प्रिंसिपल। तो इससे रिलेटेड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटनेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्यूट, इट कांट बी डेलीगेटेड। नेक्स्ट, डेलीगेशन इज ऑप्शनल और कंपल्सरी। आपको क्या लगता है? ऑप्शनल। ऑप्शनल, सोचिए। यस वाहिनी, व्हाट अबाउट अदर्स? व्हाई यू आर नॉट गिविंग द आंसर? कंपल्सरी। कंपल्सरी। व्हाई सो? मैम बिकॉज अगर डेलीगेशंस नहीं होंगे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग, वही ठीक से काम नहीं करेगा। जैसे कि अभी हमने ऊपर केस स्टडीज पढ़ी जिसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो सबऑर्डिनेट मतलब सबऑर्डिनेट्स में तो उसके ऊपर वाला देखता है, मतलब उसको सुपरवाइज करता है। तो अगर वही नहीं होगा तो फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ठीक से चल नहीं पाएगी। बिल्कुल। देखिए बेटा, व्हेनेवर डेलीगेशन इज गिवन यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि ये कंपल्सरी है। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो अपना सारा काम खुद से कर सके किसी ऑर्गेनाइजेशन में। हमेशा हमें अपना कुछ वर्क अपने सबऑर्डिनेट से शेयर करना पड़ेगा। विदाउट शेयरिंग द वर्क हमारा वर्क कंप्लीट नहीं हो सकता। तो डेलीगेशन इज कंपल्सरी इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब भी ऐसी बड़ी केस स्टडी आपके सामने आती है, आपको पहले उसका लास्ट पोर्शन रीड करना होता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। अभी तो वी नो कि ये डेलीगेशन से रिलेटेड केस स्टडी है, बट जब एमसीक्यूज में भी ऐसे बड़े बड़े केसेस आएंगे आपको पता नहीं चलेगा कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये लास्ट पोर्शन रीड करेंगे। क्या पूछ रहे हैं देखिए, identify and briefly explain the concept used by Aman Chadda in the above case which helped him in focusing on objective। यानी अमन चड्डा ने मैनेजमेंट का कोई एक कंसेप्ट यूज किया होगा। अब देखिए कंसेप्ट लिखा हुआ है, हमें पता भी नहीं चलेगा कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। तो कुछ नहीं बताएंगे कि कंसेप्ट किससे रिलेटेड है, आपको तो सिर्फ इतना लिख देंगे कंसेप्ट बताइए। तो हम तो सारे चैप्टर्स में बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, तो हमें उन कंसेप्ट्स में से कोई एक आइडेंटिफाई करना है। अब इसका बी पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर आने नहीं वाला, राइट। अभी देखिए ये क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं अमन चड्डा स्टार्टेड ब्लू आई कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस टू बिजनेस। Its objective is to prevent, detect and respond to cyber attacks and protect critical data. He was a hard-working software engineer and an expert in cybersecurity. His reputation grew by leaps and bounds as he was not only a person of integrity,
but also did his work with utmost honesty and sincerity. The business started growing day by day. यहाँ तक तो सिंपल सा केस बताया हुआ है उसके बारे में. आगे देखिए. He was delighted when he was offered a big project by Ministry of Defence. While working on the project, he found that volume of work made it impractical for him to handle all the work by himself. यहाँ से आपका आंसर शुरू होगा. उसको सारा काम वो खुद नहीं कर पाएगा, ये उसको रियलाइज हुआ धीरे धीरे. He decided to expand the team. The company maintained a close liaison with local engineering college. During a campus placement, Ishan and Vrinda were appointed to work for the new project. आगे. He found the new employees capable, enthusiastic, and trustworthy. Aman Chadda thus was able to focus on objectives with the help of Ishan and Vrinda. The project was completed on time. Not only this, he was able to expand his area of operation. On the other hand, Ishan and Vrinda also got opportunities to develop and exercise initiative. अब आपको कंसेप्ट पूछते हैं. काफी बच्चे इसमें डिवीजन ऑफ वर्क लिख देते हैं. सही भी होते हैं वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि काम तो डिवाइड किया है अमन चड्डा ने यहाँ पे, बट हमें तो बहुत सोच समझ के हमारे जो चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें से कंसेप्ट ढूंढना होता है. यहाँ पे कंसेप्ट है डेलीगेशन. उसने अपने साथ एक लेवल पे आगे काम बांट दिया है, तो ही इज परफॉर्मिंग डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. अच्छा, अब देखिए डेलीगेशन के हिडन एडवांटेजेस जो इसमें है. बाय चांस आपको एडवांटेजेस पूछ ले तो एक तो यहाँ पे लास्ट वर्ड, लास्ट वाले सेंटेंस में डेवलपमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट्स. Ishan and Vrinda also got opportunities to develop. So development of subordinates. Aman Chadda was able to expand his area of operation. यानी कि मैनेजर का भी डेवलपमेंट हो रहा है. तो जो फर्स्ट पॉइंट था इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है. इसके अलावा डेलीगेशन ऑफ वर्क कर दिया है आपने, वर्क को शेयर कर दिया है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी. तो ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो बी रिटन. एक और पॉइंट आप कोई भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोटिंग लाइंस की बात नहीं हुई. बताइए यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है तो. मैम ऐसे इसका आंसर डिवीजन ऑफ वर्क क्यों नहीं है? डिवीजन ऑफ वर्क इसलिए नहीं है बेटा क्योंकि यहाँ पे इसने शेयरिंग की है. सबसे ज्यादा यहाँ पे शेयरिंग की बात हो रही है. देखिए क्या कह रहे हैं. जब मैनेजर अपनी काम, ये तो हेड हो गया ऑर्गेनाइजेशन का, ओनर हो गया, ये अपना कुछ वर्क आगे दूसरों के साथ शेयर कर रहा है. अपॉइंटेड टू वर्क फॉर द न्यू प्रोजेक्ट. अगर ये बोलता कि he has decided to appoint Ishan and Vrinda so that he can divide the work among themselves, तो ये खुद नहीं रिस्पॉन्सिबल होता, ये सारा काम उन दोनों में डिवाइड कर चुका होता, तब डिवीजन ऑफ वर्क आता. बट यहाँ पे तो ये शेयर कर रहा है उनके साथ वर्क. क्या कह रहे हैं? टू वर्क विद हिम. उसके साथ काम करने के लिए इन्होंने अपॉइंट किया है ना, टीम के फॉर्म में वर्क करने के लिए. तो जब टीम के फॉर्म में आप साथ में किसी को ले रहे हो तो वो डेलीगेशन. ठीक है. वैसे एमसीक्यूज में आपको कंफ्यूजिंग ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे. वाहिनी बेटा, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? नो मैम, सॉरी. ओके. राघव बेटा, लेट कैसे आए हो क्लास में? टाइम क्या हुआ है? मैम मैंने बीच में कनेक्ट की थी, मेरा नेट थोड़ा इधर उधर हुआ तो ना आपकी आवाज अच्छे से आ नहीं रही थी, तो मैंने लीव करके वापस ज्वाइन किया. और कल की क्लास में क्यों नहीं थे? मैम कल की क्लास में नहीं आया क्योंकि वीडियो ऑन करवाने वाले थे आप, राइट? चलिए. नहीं मैम, इसीलिए नहीं. हाँ इसीलिए. चलो कोई बात नहीं, बाद में बात वो करेंगे. तो मैम अभी कर लूंगा. देखिए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ध्यान से समझना. काफी बार बच्चों को डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में कंसेप्ट में कंफ्यूजन होता है. सुनिए, पहले तो मुझे बताइए सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन याद है क्या? चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा है. सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को हमने चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस किया है. कैन एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? एनीवन इन द क्लास? यस नीरज. मैम सेंट्रलाइजेशन में सारी पावर सेंटर के पास होती है, बिल्कुल. टॉप लेवल के पास. डिसेंट्रलाइजेशन में मैम सेंटर से थोड़े नीचे होते हैं मैम, उनके पास होती है पावर.
बिल्कुल, centralization is basically a policy where the decision making power is restricted in few hands, that is top level. If in your home all the decisions are taken by your grandfather only, the head of the family decides each and everything, then your family is following the centralization policy. Whereas if decision making power is delegated at different levels, then this system is known as decentralization system. ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर में आपको सेंट्रलाइजेशन का तो केवल मीनिंग बताया है। एक ऑर्गेनाइजेशन कब सेंट्रलाइज्ड होती है? व्हेन एंटायर डिसीजन मेकिंग पावर इज गिवन टू द टॉप लेवल मैनेजमेंट ओनली। ठीक है, द टॉप लेवल मैनेजमेंट इज नॉट विलिंग टू शेयर हिज डिसीजन मेकिंग पावर विद एनीवन, बट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर वर्क विद द सेंट्रलाइज्ड पॉलिसी, उनको डिसेंट्रलाइजेशन करना ही पड़ता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? It can be defined as even and systematic distribution of authority at different levels of management. जब मैनेजमेंट के अलग अलग लेवल्स पे अथॉरिटी को सिस्टमैटिकली डिवाइड कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, then this distribution of authority is known as decentralization. अब इसका कीवर्ड ये है, systematic and even distribution of authority at every level of management. जब हम सिस्टमैटिकली अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल्स पे, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन होता है। याद रखना, आपको पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं, अंडर डिसेंट्रलाइजेशन एवरी एम्प्लॉय वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स गेट सम शेयर इन द अथॉरिटी। हर एम्प्लॉय जो अलग अलग लेवल पे काम कर रहा है उसको कुछ ना कुछ पावर मिलेगी। फिर ये भी पूछ सकते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन इज अ डैश मैटर। कैसा मैटर है? पॉलिसी मैटर है। हमारी खुद की पॉलिसी होगी कि हमें डिसेंट्रलाइजेशन चुनना है या नहीं चुनना। हमने सुना है ना, समझा है पॉलिसी का मीनिंग। पॉलिसी एक स्पेशलाइज्ड प्लान है जो आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन भी एक पॉलिसी है। हम डिसाइड करेंगे वेदर वी वांट टू डिसेंट्रलाइज आवर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। Sometimes company follows a mixed policy of centralization and decentralization. ये हेनरी फ्योल वाली बात कर दी है इन्होंने, कि हेनरी फ्योल ने हमें सजेशन दिया था that the crucial decisions can be taken as a centralized pattern, while the other decisions can be taken by persons working at different level. So many organizations work with the combination of centralization and decentralization. हमारे घर में भी तो कॉम्बिनेशन ही चलता है। Main and important decisions are taken by our parents, whereas for other decisions we can also suggest them, we can also take some decisions at our levels also, right? आगे देखिए, ये generally वाली बात लिखी हुई है। Generally an organization can never be completely centralized or completely decentralized. इसका ये मतलब नहीं है कि कभी भी completely centralized organization नहीं होती। कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन में से चल रही है, बट जनरल केस में कॉम्बिनेशंस चुने जाते हैं। अब आगे देखिए, फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ऑल पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। डिसेंट्रलाइजेशन इज मच मोर देन मेयर ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी टू लोअर लेवल। सिर्फ लोअर लेवल तक अथॉरिटी को ट्रांसफर करना ही डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है। लोअर लेवल वालों को ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टेटस देना, उनके साथ वर्क शेयर करना, ये डिसेंट्रलाइजेशन है। आगे, इट एम्प्लाइज सेलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ अथॉरिटी। हाईलाइट कर लीजिए सेकेंड पॉइंट को, पूछा जाएगा आपसे, डैश एम्प्लाइज सेलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ अथॉरिटी, तो आपका आंसर रहेगा डिसेंट्रलाइजेशन। इट एम्प्लाइज सिस्टमैटिक एंड सेलेक्टिव डिस्पोजल ऑफ अथॉरिटी। डिस्पोज कर दिया है मैंने अपनी अथॉरिटी को, शेयर कर दिया है आप लोगों के साथ। फिर it shows the belief that people are competent, capable and resourceful. अगर मैनेजर अपनी पावर्स को डिसेंट्रलाइज कर रहा है तो इसका मतलब मैनेजर को ये लग रहा है कि उसके जो वर्कर्स हैं वो केपेबल है, वो काम करेंगे, वो रिसोर्सफुल है और उन पे ट्रस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, decentralization indicates that employees at middle and lower level can assume the responsibility for effective implementation to their decisions. ये कह रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स आर आल्सो केपेबल, they can also assume the responsibility and they can also be granted authority to take the decisions. Okay, it shows the belief of top level in the middle and lower level.
फिर decentralization recognizes the need of authority for decision makers. ये बताता है कि if middle level and lower level managers are supposed to do some work, then top level is also supposed to share some authority with them, because without authority they can't do any work, they can't take any decision. If you want them to take some decision, then you should give them some authority also. Now this one is very important. This one should be kept in mind. आपके पेरेंट्स भी इस बात का ध्यान रखते हैं और आप भी ध्यान रखते हो. The top management carefully selects those decisions which will be pushed down to lower level and those that will be retained at higher level. Top level management बहुत consciously decide करेगा, बहुत carefully decide करेगा कि कौन से काम को सेंट्रलाइज रखना है और कौन से काम को डिसेंट्रलाइज करना है. आपको पूछ ले द पॉलिसी ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय, तो आपको आंसर होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट. उसी के डिसीजन से इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, वरना नहीं होगा. इज इट ओके टू एवरीवन? अब यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को तो आप पूछ सकते हो. अब आपके माइंड में एक कंफ्यूजन आना चाहिए था, वो ये कि डेलीगेशन में भी पावर शेयर कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में भी वही कर रहे हैं, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? तो मैं हिंदी में एक सेंटेंस बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो. डेलीगेशन मिलके डिसेंट्रलाइजेशन बनता है. डेलीगेशन मल्टीप्लाइज इटसेल्फ टू बिकम डिसेंट्रलाइजेशन. हर लेवल पे जब डेलीगेशन होगा तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा. समझिए इस बात को ध्यान से. मैंने आपको कुछ काम दिया तो ये डेलीगेशन है. आपने अपने से नीचे काम करने वाले को किसी को काम दे दिया तो ये भी डेलीगेशन है. बट जब मैं इसका ओवरव्यू लूंगी कि मेरा काम आगे थर्ड लेवल तक पहुंच गया तो ये डिसेंट्रलाइजेशन होगा. डेलीगेशन का मीनिंग है सिर्फ अपने से नेक्स्ट लेवल तक काम करवाना. मैंने अपना कुछ वर्क अपने इमीडिएट सबऑर्डिनेट के साथ शेयर किया तो ये डेलीगेशन है. ठीक है. बट डिसेंट्रलाइजेशन कब होगा? जब सब अपने अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ वर्क शेयर करने लगेंगे तो वो बन जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन. देखिए क्या लिखा हुआ है. पहले ये चार्ट देखते हैं, लिखा हुआ बाद में पढ़ेंगे. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्टर के पास कुछ वर्क था, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन करवाना डायरेक्टर का काम था. ठीक है. डायरेक्टर ने ये वर्क शेयर किया प्रोडक्शन हेड के साथ. डायरेक्शन ने प्रोडक्शन हेड को इंस्ट्रक्शन दिए दैट यू हैव टू मैनेज द प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स इन दिस मंथ. अब ये डायरेक्टर जब प्रोडक्शन हेड को दे रहा है, इट इज डेलीगेशन. डेलीगेट ही कर रहा है, वो अपने सबऑर्डिनेट को कुछ काम दे रहा है. प्रोडक्शन हेड ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ली और आगे ये ड्यूटी दे दी प्रोडक्शन मैनेजर को कि भाई आपको क्या करना है, 1000 यूनिट्स बनवानी है, इस महीने बनवानी है. चलिए, जब प्रोडक्शन हेड प्रोडक्शन मैनेजर को दे रहा है तो भी ये डेलीगेशन ही है. प्रोडक्शन मैनेजर ने ये काम सुपरवाइजर को दिया, अगेन दिस इज ऑल्सो डेलीगेशन. सुपरवाइजर ने फॉरमैन को दे दिया और फॉरमैन ने मशीन ऑपरेटर को दे दिया, या फिर फॉरमैन ने वर्कर को दे दिया और मिलके काम कर लिया. तो जब अलग अलग लेवल पे ये काम आगे पास किया जा रहा है तो ये डेलीगेशन है. बट मैं अगर ओवरऑल देखूं तो डायरेक्टर को प्रोडक्शन करवाना था और एक्चुअली प्रोडक्शन कर रहा है नीचे मशीन ऑपरेटर, जो मशीन को चला रहा है, जो वर्कर है. तो टॉप लेवल का काम वर्कर तक पहुंच गया. तो ये जब मैंने ओवरऑल इसको ऑब्जर्व किया तो ये बन गया डिसेंट्रलाइजेशन. टॉप लेवल का वर्क अलग अलग लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूट होता गया और जब वो वन लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था तो वो बन रहा था डेलीगेशन, और जब हमने उसका ओवरव्यू लिया तो वो बन गया डिसेंट्रलाइजेशन. तो देखिए क्या लिखा हुआ है. डिसेंट्रलाइजेशन इज एन एक्सटेंशन ऑफ डेलीगेशन. डेलीगेशन का ही एक्सटेंशन है डिसेंट्रलाइजेशन. In delegation, we multiply the authority within two. This is very most important. Highlight भी करके दिया हुआ है. Delegation में केवल 2 लोगों में authority multiply होती है, whereas in decentralization authority is multiplied by many. देखिए delegation में 2 parties involved है, but decentralization में ये सभी involved है. आगे देखिए, ये हो गया many तक. Because systematic delegation taking place at every level will result in evenly distribution of authority and responsibility at every level and result in decentralization.
अगर सब लोग सिस्टमैटिकली अपना काम आगे शेयर करते जाएंगे तो अल्टीमेटली इसी से क्या होगा, इसी से ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन आएगा आगे। If delegation is restricted to certain levels only, then there will be no complete decentralization also. अगर delegation certain levels तक restricted है, डायरेक्टर अपनी पावर बाकी लोगों के साथ शेयर ही नहीं करता, सीधा मशीन ऑपरेटर को कह देता है कि भाई आपको काम करना है, तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होगा ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ये सिंपल डेलीगेशन ऑफ वर्क है। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल गिवन है, इसी एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। If the directors give the responsibility to production head to complete the target of 50,000 units per annum and authorize him to hire the required work, decide the salaries and working conditions. डायरेक्टर ने क्या किया, प्रोडक्शन हेड को बहुत सारे काम दे दिए, साथ में ये जरूरी है अथॉरिटी भी दे दी। अब प्रोडक्शन मैनेजर फर्दर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा है तो डेलीगेट कर रहा है, अथॉरिटी भी शेयर कर रहा है किसके साथ, प्रोडक्शन मैनेजर के साथ, कि वर्कर्स को हम मिलके सेलेक्ट कर लेंगे। प्रोडक्शन मैनेजर अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर रहा है सुपरवाइजर्स के साथ जो वर्कर से डील करेंगे, और उनको कुछ अथॉरिटी भी दे रहा है कि वर्कर्स को सेलेक्ट कर लो। ये जब अलग अलग लेवल पे होता जा रहा है तो ये डेलीगेशन बन रहा है, और जब सिस्टमैटिकली डेलीगेशन हो गया तो ये बन गया डिसेंट्रलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है। डेलीगेशन में सिर्फ 2 लोगों में मल्टीप्लिकेशन होगा अथॉरिटी का, डिसेंट्रलाइजेशन में हर लेवल पे होगा, डिफरेंट लेवल्स पे होगा, अलग अलग लेवल को क्रॉस करते हुए ये आएगा। अब डेलीगेशन तो कंपल्सरी है, मुझे अपना कुछ काम अपने सबऑर्डिनेट के साथ तो शेयर करना ही पड़ेगा, वरना मैं अकेले सारा वर्कलोड टैकल नहीं कर पाऊंगी। बट डिसेंट्रलाइजेशन एक ऑप्शनल पॉलिसी है। मुझे लग रहा है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग लेवल्स बन रहे हैं तो मैं डिसेंट्रलाइजेशन करूंगी, अदरवाइज छोटे छोटे ऑफिस में छोटी छोटी जगह सिर्फ डेलीगेशन से काम हो जाता है। तो आपको याद रखना है डेलीगेशन एक ऐसा टूल है जिसमें काम करना जरूरी है, आपको डेलीगेट करना जरूरी है वर्क को। डिसेंट्रलाइजेशन तभी जरूरी है जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रही है और सिर्फ टॉप लेवल से वो मैनेज नहीं होगी। करंट टाइम पे लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के टाइम पीरियड पे डिसेंट्रलाइजेशन भी कंपल्सरी हो चुका है। क्यों? क्योंकि आजकल सारे डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल नहीं ले पा रहा, तो कुछ डिसेंट्रलाइजेशन तो आपको करना पड़ेगा। बट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट decentralization is a matter of choice and preference of top level management and it is not compulsory. MCQ में अभी पीछे पूछा था ना डेलीगेशन कंपल्सरी है या ऑप्शनल, वैसे ही डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि ये ऑप्शनल है या कंपल्सरी। तो आपको बताना है बिल्कुल डिसेंट्रलाइजेशन कंपल्सरी नहीं है, ये एक पॉलिसी है जो 100% ऑप्शनल पॉलिसी है। हम चाहें तो इसको इम्प्लीमेंट करें और चाहें तो इम्प्लीमेंट ना करें। ये हमने पढ़ लिया है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ। ओके एवरीवन, हमने ये डिस्कस कर लिया है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हमने पढ़ लिया है डिसेंट्रलाइजेशन ही खुद को मल्टीप्लाई, डिसेंट्रलाइजेशन डेलीगेशन का ही रिजल्ट है। यस सुशांत, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक। मैम एक बार ये वाला वापस से बता दोगे क्या, डेलीगेशन इज नेसेसरी? बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बता देंगे। हाँ जी बिल्कुल, समझिए। देखिए ये आपको कहना चाह रहे हैं कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों दो डिफरेंट कंसेप्ट है, बट है रिलेटेड। इन डेलीगेशन आई एम मल्टीप्लाइंग द अथॉरिटी बिटवीन 2 people एंड इन डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी इज मल्टीप्लाइड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये आपको कहना चाहते हैं कि भाई डेलीगेट करना काम को कंपल्सरी है, जरूरी है, क्योंकि कोई भी एक इंडिविजुअल अपना सारा काम खुद नहीं कर सकता, तो डेलीगेशन का कंसेप्ट तो कंपल्सरी है। तो यहाँ पे आपको ये लाइन हाईलाइट करनी है, it is compulsory because there is no individual who can do all his work by himself. कोई भी ऐसा नहीं है जो सब कुछ खुद मैनेज कर ले, इसलिए हमें अपना कुछ काम तो आगे शेयर करना ही पड़ता है। बट डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसी पॉलिसी है जो आपको तभी अप्लाई करनी है जब आपको लगता है कि टॉप लेवल मैनेजर्स अपना सारा काम खुद नहीं कर सकते, टॉप लेवल मैनेजर्स के ऊपर वर्कलोड हो गया है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो रही है और उनको लग रहा है कि वो सब कुछ खुद हैंडल नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में उन्हें डिसेंट्रलाइजेशन चुनना पड़ेगा। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत छोटी सी है और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा लेवल्स ही नहीं है,
तो ज्यादा लेवल्स ही नहीं है तो डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये आपको बता रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन इज अ पॉलिसी विच इज ऑप्शनल फॉर द मैनेजमेंट, whereas delegation is a concept which is compulsory। बताइए, क्लियर है? मैम ये जो ऊपर डायग्राम चल रहा है, हाँ अगर इसमें मैम डायरेक्टर डायरेक्ट मशीन ऑपरेटर को मैम अपॉइंट कर ले तो मैम बीच में इतना सारे मैम सैलरीज और बच जाएंगी फिर तो। बिल्कुल, बट फिर डायरेक्टर सारा काम मशीन ऑपरेटर का खुद चेक करेगा तो वो मेन क्रूशियल मैटर्स पे कब फोकस करेगा? ऐसा कब सुटेबल होता है? जब बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है आप में से किसी के फादर की फैक्ट्री हो और फैक्ट्री में उन्होंने डायरेक्ट, बीकानेर में भुजिया पापड़ का काम बहुत चलता है, मैं अगर बात करूं कि मेरी भुजिया बनाने का बिजनेस है, ठीक है, तो ऐसे में हो सकता है मैं खुद ही ओनर हूं और मैंने वर्कर्स अपॉइंट कर रखे हैं, मैं खुद डेली उनको चेक कर लेती हूँ। बट प्रैक्टिकली अगर बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है। छोटे से लेवल पे है तो फिर डिसेंट्रलाइजेशन होगा ही नहीं। डायरेक्टर ने खुद मशीन ऑपरेटर अपॉइंट कर लिया तो इन दोनों के बीच में डेलीगेशन हो जाएगा और स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन डेलीगेटेड वे से भी काम कर लेगी। बट जब बहुत बड़े लेवल पे हमें काम करना है तो डायरेक्टर डेली सभी वर्कर्स से डील नहीं कर पाएगा, डायरेक्टर एक एक वर्कर की सैलरी मेंटेन नहीं कर पाएगा, डायरेक्टर एक एक वर्कर का काम डायरेक्टली चेक नहीं कर पाएगा, तो ऐसे में वो अलग अलग लेवल्स बना लेता है। इज इट ओके? यस मैम। प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा भी होता है कि ओनर के बाद एक सुपरवाइजर और सुपरवाइजर के बाद मशीन ऑपरेटर, ये भी हो सकता है। सोल ट्रेडर है तो सोल ट्रेडर ये अपना, डिसेंट्रलाइजेशन होगा क्या? बिल्कुल होगा तो सही, क्योंकि जिसमें ओनर टॉप, हाँ ओनर ने किसी और से शेयर किया और उसने आगे डेलीगेट किया तो 2 बार डेलीगेशन होते ही डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, बट स्मॉल लेवल पे। यस मैम। ओके, चलिए मिलते हैं आप सभी से इकोनॉमिक्स की क्लास में। टिल दैट हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।